नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत की ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेश मैंने 6 बताए और 6 भौतिक प्रदेशों में हमने हिमालय को पढ़ा। नंबर 2 में हमने उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ा, ठीक है। और मैं वहाँ पर देखिए, जहाँ पर विश्व की बात आएगी मैं वहाँ विश्व की बात भी करता हूँ, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट के धीरे धीरे क्लियर करेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे भौतिक स्वरूप का तीसरा पार्ट, मरुस्थल करेंगे स्टार्ट, ठीक है। ये देखिए, आप मरुस्थल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मरुस्थल पढ़ने से पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए, आप मरुस्थल का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे मरुस्थलों का विस्तार कहाँ मिलता है। देखिए, विस्तार की अगर मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर मरुस्थल का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे मिलता है। मरुस्थलों का विस्तार विश्व में देखिए, अब लगभग मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे मिलता है। इसका कारण क्या है, विस्तार पश्चिमी तट पे मिलता है? इसका कारण ये है, कारण क्या है, ऐसा माना जाता है। देखिए आप, यानी पृथ्वी का कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी घूर्णन करती है पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, बात समझने की कोशिश करना, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पश्चिम वाले भाग में धीरे धीरे पानी क्या गया, सिकुड़ता गया और वहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में मरुस्थलों का एक तटीय मैदान बनते गए धीरे धीरे, और मरुस्थलों का निर्माण होता गया। तो ऐसे एक मान्यता आप ध्यान रखेंगे कि मरुस्थलों का विस्तार सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिमी तटों पर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिमी तटों पे मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ देखने को मिलते हैं, एशिया में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एशिया में। अब आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो मरुस्थल है, सर्वाधिक की मैं बात करूँ मरुस्थलों की, सर्वाधिक मरुस्थलों की बात करें तो आप मरुस्थलों में सर्वाधिक की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ मिलते हैं, एशिया में। एशिया महाद्वीप में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलते हैं, इनमें मिलते हैं, ठीक है। और सबसे कम कहाँ मिलते हैं, तो आप बताएंगे सर कम कहाँ मिलते हैं, कम मिलते हैं यूरोप में। यानी ये भी कह सकते हो आप कि यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल न के बराबर है ही नहीं मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल यूरोप में नहीं मिलते हैं और सबसे ज़्यादा मिलते हैं एशिया महाद्वीप में। एक बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि मरुस्थलों का निर्माण होता क्या है, तो आप बताएंगे सर मरुस्थलों का निर्माण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे होता है। बात समझ पा रहे हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुस्थल का निर्माण होता है। इसके बाद में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप मरुस्थल में और क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, मैं कुछ बातें समझा देता हूँ आपको, ये ध्यान रखेंगे। देखो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है, ठीक है। इनका निर्माण कहाँ होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। निर्माण कहाँ होता है, वो विस्तार की बात थी। अब मैं निर्माण की बात करूँ तो निर्माण होता कहाँ है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप बता सकते हैं कि सर मरुस्थल का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। देखिए, इन तीनों के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। सूर्य की किरणें इन तीनों के बीच में क्या चमकती है, लंबवत चमकती है। बात समझ पा रहे हैं, लंबवत चमकती है। तो इन तीनों के बीच की जलवायु कैसी होती है, तो आप बताएंगे सर इन तीनों में सूर्य की लंबवत चमकती है, तो इन तीनों के बीच की अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो आप बताएंगे सर उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है।
भैया तापमान ज़्यादा गिरेगा, सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी, तापमान गिरा सीधा गिरेगा तो यहाँ का तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तापमान यहाँ क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम होगा। यहाँ वर्षा क्या होगी, वर्षा अधिक होगी, क्योंकि वायुदाब क्या है यहाँ पर कम है, तो यहाँ वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। और वर्षा अधिक होगी तो यहाँ की जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी। तो आइए बोलेगी सर जैव विविधता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, यहाँ की जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी। और जैव विविधता अधिक होगी तो यहाँ मरुस्थलों का निर्माण कम होगा। ठीक है, यहाँ मरुस्थल कम देखने को मिलेंगे, तो यहाँ क्या मिलेंगे, मरुस्थल कब मिलेंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे इन तीन रेखाओं के बीच में, यानी करक, भूमध्य और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। लंबवत चमकती हैं तो क्या होगा, सीधी चमकेगी तो यहाँ का तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और तापमान यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ के वायुदाब का केंद्र क्या होगा, निम्न होगा। और हवाओं की विशेषता क्या है, वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है और अपने साथ में आर्द्रता लाती है। तो यहाँ घनघोर वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, वायुदाब अधिक है, ठीक है, या वायुदाब कम होता है, क्या लिख दिया मैंने, वर्षा अधिक है। ठीक है, तापमान अधिक है, वायुदाब कम, वर्षा अधिक, जैविकता अधिक, मरुस्थल कम। आप खुद देख लीजिए, तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब हमेशा कम होता है, और जहाँ वायुदाब हमेशा कम होता है तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती हैं, तो वर्षा सर्वाधिक करती है। और वर्षा होगी तो जैविकता सर्वाधिक पाई जाएगी, और जैविकता होगी तो वहाँ मरुस्थल देखने को कम मिलेंगे। तो ये बात आप समझ पाएगी सर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मरुस्थलों का निर्माण कम होता है। ठीक है, लेकिन एक बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि इन तीन रेखाओं के बीच में जो घास के मैदान हैं या मैदानी जो क्षेत्र है वो कैसे पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है। इन तीन रेखाओं के बीच की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है, तो यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान भी क्या है, उष्ण कटिबंध है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो सर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि यह सर लंबवत कब चमकती है। देखिए इस पर लंबवत कब चमकती है, 22 दिसंबर को चमकती है। इस पर लंबवत कब चमकती है, 22 दिसंबर को लंबवत चमकती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब चमकती है, तो आप बताएंगे सर 21 जून को चमकती है। कब चमकती है, 21 जून को चमकती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर देखिए, भूमध्य रेखा पर आप ध्यान रखेंगे, एक तो ध्यान रखेंगे 21 मार्च और एक 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दो डेट ध्यान रखनी है। इन दोनों डेटों में भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। ठीक है, अब सूर्य की किरणें जब लंबवत चमकेंगी, आप ध्यान रखिए, तो सूर्य एकदम सीधा चमकेगा, यहाँ सीधा मिलेगा। तो आप एक बात ध्यान से देखें कि जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी तो सर यहाँ दिन और रात की अवधि का अंतर कम होगा, यानी दिन और रात बराबर होंगे। तो ये भी आप कह सकते हैं कि इनके बीच में दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। दिन व रात की अवधि का अंतर क्या होता है, कम होता है। दिन और रात की अवधि का अंतर कम होता है, या दिन और रात की अवधि का अंतर कम होता है। और यहाँ पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है। तो वायुदाब कम होता है तो यहाँ पर क्या आती है, आंधियाँ भी कम आती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं सर इस भाग में आंधियाँ क्या आती है, कम आती है। और देखिए आप, सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, इसका मतलब सूर्य की किरणों का तिरछापन भी कम होता है। तो ये भी आप कह सकते हैं किरणों का तिरछापन कम, सूर्य की किरणों का क्या, तिरछापन कम पाया जाता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन भी कम पाया जाता है। तो इन तीन रेखाओं के बीच में मैंने जितनी बातें बताई हैं वो सब इन तीन रेखाओं के बीच में है। ठीक है, इन तीन रेखाओं के बीच की बातें ये हैं, और ये बातें भी इन तीन रेखाओं के बीच की बात है। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सर जैसे ही इन तीन रेखाओं के ऊपर जाएंगे, जैसे ही कर्क रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे या मकर रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, तो ये सब बात विपरीत हो जाएंगे। ये सब बातें क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, ये सब बातें विपरीत हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, अब देखिए अब आप कह सकते हैं सर
ये देखिए आप, ये 0 डिग्री और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं जैसे ही इनके ऊपर जाएंगे ये सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, ये सूर्य। अब आप जैसे ही इनके ऊपर जाएंगे, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, सूर्य हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मरुस्थल का निर्माण होता क्या है, ठीक है। अब देखिए आप, अब जैसे आप कर्क रेखा से आप ऊपर जाएंगे इस भाग में, जैसे आप कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो यहाँ तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान कम होगा। यही सेम कंडीशन कहाँ लागू होगी, मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव पर जाएंगे तो लागू होगी। तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा, ठीक है। तापमान कम तो यहाँ वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा, और वायुदाब अधिक होगा तो यहाँ वर्षा क्या होगी, कम होंगी, क्योंकि वर्षा जब क्या होती है उच्च वायुदाब से, सॉरी निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाएंगी तभी वर्षा होगी, ठीक है। तो वायुदाब यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है, तो वर्षा क्या होगी यहाँ पर, कम होगी। वर्षा कम होगी तो यहाँ की जैव विविधता भी क्या होगी, कम होगी, जैव विविधता कम होगी। जैव विविधता कम होगी तो यहाँ मरुस्थलों का निर्माण होगा, मरुस्थल का निर्माण, मरुस्थल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो अब देखिए आप, मरुस्थलों का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा के नीचे मरुस्थल का निर्माण होता है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो आप बताएंगे सर यहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है। कैसी होती है, शीतोष्ण होती है। धीरे धीरे आप भूमध्य रेखा से या कर्क रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो, या फिर मकर रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो चेंजिंग आएगी, किसमें, जलवायु में, यानी उष्ण कटिबंध से डायरेक्ट उपोषण आएगी, उपोषण से शीतोष्ण में चले जाएगी, ध्रुव तक जाने में। शीतोष्ण और उपोषण 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यानी उष्ण कटिबंध के पास में पाई जाती है उपोषण, फिर एकदम से ऊपर जाएंगे तो वो कौन सी, शीतोष्ण पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अब आप देखिए सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकेंगी, लंबवत नहीं चमकेंगी तो यह सूर्य की किरणें, देखिए यहाँ लंबवत चमकती हैं तो यहाँ किरणें सीधी गिरती है, यहाँ लंबवत नहीं चमकती तो तिरछी गिरेंगी, यानी सूर्य की किरणों का तिरछापन, सूर्य की किरणों का क्या पाया जाएगा, तिरछापन, सूर्य की किरणों का यहाँ क्या पाया जाएगा, तिरछापन पाया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सर यहाँ पर आंधियाँ सर्वाधिक आएंगी, क्योंकि यहाँ पर वायुदाब सर्वाधिक है, आंधियाँ क्या आएंगी, सर्वाधिक आएंगी, आंधियाँ सर्वाधिक देखने को मिलेंगी इस क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि यहाँ का उच्च वायुदाब कैसा है, उच्च वायुदाब है, यहाँ आंधियाँ सर्वाधिक देखने को मिलेंगे इस भाग में, ठीक है। और दिन और रात की अवधि का अंतर भी बढ़ेगा, दिन व रात की अवधि का अंतर भी बढ़ेगा, दिन व रात की अवधि का अंतर भी बढ़ेगा, अवधि का अंतर भी यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा, और ध्रुव पर जाने पर इतना बढ़ जाएगा कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखेंगे इन 3 रेखाओं से ऊपर जाने पर ये प्रभाव देखने को मिलते हैं, और इससे नीचे मैंने क्या प्रभाव बताए थे वो अलग, इनसे विपरीत है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब आप समझ पाए हैं कि मरुस्थलों का निर्माण होता क्या है, कर्क से ऊपर और मकर से नीचे, ठीक है। और मरुस्थल का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे सर मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे पाया जाता है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। ये विस्तार की बात थी, और ये थी उनका निर्माण कहाँ होता है, मरुस्थलों का। बात समझ पा रहे हैं, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे मरुस्थलों में। और इसके अलावा तो आप ये भी ध्यान रखेंगे मरुस्थल होते क्या है, मिट्टी का हाँस, मिट्टी में उपजाऊ जो उपजाऊ कण है उसका क्या है, हाँस है, मिट्टी में मिट्टी का हाँस ही क्या कहलाता है, मरुस्थल कण कहलाता है या मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आप इतनी बात समझ पाए आप, तो अब आगे चलते हैं। देखिए आप, अब हम बात करते हैं मरुस्थल की, ठीक है। और मरुस्थलों की अगर बात करें तो हम सबसे पहले हम विश्व के मरुस्थलों की बात कर लेते हैं, और उसमें
विश्व के मरुस्थल में हम थार के मरुस्थल की भी बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको थार के मरुस्थल के बारे में बता देता हूँ। बाकी हमने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा है इसको डिटेल से, ठीक है। यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, थार के मरुस्थल की बात करें, ठीक है, फिर मैं विश्व के मरुस्थलों की बात भी करूँगा, ठीक है। देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये पाक है, ठीक है, ये क्या है, भारत है। इसमें 15% से 20% पाया जाता है और इसमें 80% से 85% पाया जाता है। इसमें कितने राज्यों में, तो आप बताएंगे सर। इसमें एक तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एक आप ध्यान रखेंगे गुजरात। इसमें 13% पाया जाता है, इसमें 58% पाया जाता है, इसमें 6% और इसमें 8%, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि देखिए अभी 8 और 6, ठीक है, इसका 8 है, इसका कितना 6। अब इसमें देखिए आप कम किस में है, सर्वाधिक किस में है, तो आप बताएंगे सर राजस्थान में सर्वाधिक है, और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक गुजरात में, तीसरे नंबर पे पंजाब और सबसे कम किस में, हरियाणा में, ठीक है। तो ये राज्य है। और इनमें से आप एक बात और ध्यान से देखिए आप, ये भी रेड क्लब रेखा पर है और ये भी रेड क्लब और ये भी रेड क्लब रेखा पर। तो भारत के कितने राज्यों में मरुस्थल है, 4 में। उनमें से 4 में से रेड क्लब रेखा पर कितने, 3 है। सबसे कम कौन सा में, हरियाणा में। तो हरियाणा रेड क्लब रेखा पर भी नहीं है, हरियाणा रेड क्लब रेखा पर भी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं, हरियाणा रेड क्लब रेखा पर नहीं है, तो ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये भारत में, और भारत में इसे क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। भारत में इसे क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। ये भारत वाला क्षेत्र, ये देखिए आप, ये भारत वाले क्षेत्र में, ठीक है, थार का मरुस्थल। ये जो क्षेत्र इधर वाला, ये पाक है। पाक में से क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। पाक में से क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं, ठीक है। पाक के कितने प्रांतों में, तो पाक के 2 प्रांतों में। एक तो प्रांत कौन सा है, पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत में ये क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। एक प्रांत कौन सा है, सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत में क्या है, कम है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये कम है, जबकि पंजाब प्रांत में ये क्या है, सर्वाधिक है। और यहाँ से क्या कहते हैं, चोलिस्तान, और यहाँ से क्या कहते हैं, थार मरुस्थल। इन 4 में है, और 4 में सर्वाधिक किस में, मैंने बता दिया। क्रम ध्यान रखेंगे आप, परसेंटेज याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप क्रम ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा किस में, सबसे कम किस में, ठीक है। सीमा वाले ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, दूसरा गुजरात में, पंजाब में 3 और सबसे कम हरियाणा में, ठीक है। और इनमें से 3 सीमा लगा रहे हैं। यहाँ कितना परसेंट है, 85%, यानी 80 से 85%, यहाँ 20 से 15% के बीच में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे थार के मरुस्थल के बारे में। थार के मरुस्थल के बारे में मैंने कुछ बातें बता भी दी हैं, आप इतना ध्यान रखेंगे। ये किसका भाग है, तो आप ध्यान रखेंगे किसका भाग है, ये सहारा मरुस्थल का, सहारा मरुस्थल का क्या है, पूर्वी भाग है। सहारा मरुस्थल का क्या है, पूर्वी भाग है। सहारा मरुस्थल का ही पूर्वी भाग माना जाता है, ठीक है। सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसमें, थार के मरुस्थल में। अब देखिए मैं थार के मरुस्थल का महत्व क्या है, देखिए आप थोड़ा सा बता देते हैं हम, ये थार का मरुस्थल क्या महत्व है पूर्ण है, ठीक है। ये आप थार मरुस्थल का महत्व, थार मरुस्थल का क्या महत्व है, ये देखिए आप। थार मरुस्थल का क्या महत्व, इस थार मरुस्थल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका क्या महत्व है। ये सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है, ये बात मैं अब करने वाला हूँ आगे, कि थार का मरुस्थल इसका भाग कैसे है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या पॉइंट वो बता देता हूँ मैं। एक तो ये ध्यान रखेंगे कि विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास इसी मरुस्थल में करती है, विश्व में सर्वाधिक। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में यानी भारत और भारत के पड़ोसी देश मुख्य रूप से कौन कौन से देखिए आप, भारत, पाकिस्तान 1, भारत 2, नेपाल 3, भूटान 4, ठीक है, और म्यांमार 5, मुख्य रूप से ये। ठीक है, मुख्य रूप से 5 हो गए। ठीक है, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करता है, ऋतु चक्र का नियमन करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र का नियमन करता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है। ठीक है, अवशेष किसका है, टेथिस सागर का अवशेष है। निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता तभी यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, टेथिस सागर का क्या है, अवशेष है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऋतु चक्र का नियमन करता है, वर्षा करवाने में सहायक है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या कराता है, वर्षा करवाने में क्या है, सहायक है। वर्षा करवाने में सहायक है, भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करवाने में सहायक है। थार के मरुस्थल के बारे में इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अगर थार के मरुस्थल को डिटेल से पढ़ना है तो राजस्थान के संदर्भ में मैंने थार मरुस्थल पढ़ाया था, उसमें कम से कम 6-7 क्लासें ली थी। ठीक है, यहाँ तो आप भारत के संदर्भ में नॉर्मल कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। विश्व का 17 सबसे बड़ा मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये क्या करता है, ऋतु चक्र को निर्गमन करता है। ठीक है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है और टेथिस सागर का क्या है, अवशेष है ये। और किसका भाग माना जाता है, सारा मरुस्थल का पूर्वी भाग माना जाता है। वर्षा करवाने में सहायक है, ये क्या है, वर्षा करवाने में सहायक है। और इस मरुस्थल में अरब सागर की शाखा से मरुस्थल से देखिए, इस मरुस्थल में अरब सागर की मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। अरब सागर की शाखा से मानसून से या अरब सागर के मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि अरावली क्या है, इस मानसून को रोक नहीं पाती है, इसलिए अरब सागर की शाखा से वर्षा नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा इसलिए नहीं होती है क्योंकि अरावली इस सारे मानसून को रोक लेती है और पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। और मरुस्थल में पूर्वी राजस्थान में वर्षा हो जाती है लेकिन मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से भारत में मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती है। बंगाल की खाड़ी से क्यों नहीं होती है, तो ये तो बताएंगे कि ये अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। किसमें, यह अरावली है। देखिए, अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, ये अरावली है। इस मानसून से क्यों नहीं होती है, तो आप बताएंगे कि अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश या छाया वृष्टि प्रदेश में आता है। बंगाल की खाड़ी के मानसून के अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोक लेती है, तो आगे वाला वृष्टि छाया प्रदेश है तो वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। अरब सागर से क्यों नहीं होती, बंगाल बता दिया मैंने। अरब सागर से क्यों नहीं होती है कि अरावली के समांतर मानसून, अरब सागर का मानसून अरावली के समांतर, इसलिए मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती है। तो मरुस्थल में वर्षा होती किससे है, तो आप बताएंगे मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु से होती है। किससे होती है, शीत ऋतु से होती है। और शीत ऋतु यानी मावठ होती है। तो देखिए आप, बंगाल की खाड़ी से नहीं होती है, अरब सागर से नहीं होती। क्यों नहीं होती, दोनों का कारण ध्यान रखें। बंगाल की खाड़ी से नहीं होने का कारण अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है मरुस्थल। अरब सागर की शाखा से क्यों नहीं होती है, तो आप बताएंगे अरावली अरब सागर की शाखा के मानसून के समांतर है, तो मानसून सीधा आगे निकल जाता है। तो फिर होती कब है, तो आप बताएंगे सर मावठ होती है, शीत ऋतु में होती है, जो गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ये रबी की फसल के लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है, रबी की फसल यानी सर्दियों की फसल की बात करूँ, रबी की फसल, ठीक है, चना जो, ठीक है, गेहूँ, इनकी बात करूँ, उनके लिए क्या है, लाभदायक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, थार के मरुस्थल में महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया कि मरुस्थल का विस्तार
ठीक है, कैसे होता है मरुस्थल का विस्तार, निर्माण बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ तो वो देखिए आप, अब हम बात करेंगे, ये देखिए आप, अब विश्व के संदर्भ में कुछ मरुस्थल आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, पूरे विश्व के संदर्भ में मैं मरुस्थल यहाँ बता रहा हूँ तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ध्यान क्या रखना है, ये देखिए आप, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है अफ्रीका महाद्वीप में, किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में मरुस्थल, उसका नाम क्या है, सहारा, सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल है। इस सहारा मरुस्थल की मैं बात यहाँ लिखने जा रहा हूँ तो आप ध्यान रखेंगे इस सहारा मरुस्थल के बारे में क्या ध्यान रखना है वो देख लीजिए आप। एक तो सहारा मरुस्थल के बारे में ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, देखिए आप जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से मुख्य नदी, वही मैं बता रहा हूँ, इसमें बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, नील नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, नील नदी है। सहारा मरुस्थल में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, नील नदी है। ठीक है, ये नील नदी है, यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी और भूमध्य सागर में गिरती है, ये आपका भूमध्य सागर है। ये जो है ये क्या है, भूमध्य सागर है, जो विश्व में सर्वाधिक देशों से सीमा लगाता है, भूमध्य सागर। और ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से विक्टोरिया, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है। तो विक्टोरिया झील से जो नदी जाती है उस नदी का नाम क्या है, नील नदी है। और कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके मुहाने पर बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह इसी के मुहाने पर स्थित है। तो ये नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। सहारा मरुस्थल की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, नील नदी है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील पूछे सहारा मरुस्थल की तो वो कौन सी झील है, चाड झील है। कौन सी झील है, चाड झील है। सहारा मरुस्थल की सबसे मुख्य झील पूछे या सबसे बड़ी झील पूछे तो चाड झील है। चाड झील चाड देश में स्थित है, कहाँ स्थित है, चाड देश में स्थित है चाड झील। सहारा मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे अल्जीरिया, अल्जीरिया देश में अल अजीजिया है, अल्जीरिया देश में क्या है, अल अजीजिया है, अल अजीजिया। ठीक है, लीबिया देश और अल्जीरिया देश, लीबिया देश और अल्जीरिया देश की सीमा पर या दोनों देशों में फैला हुआ है। ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है, अल अजीजिया। ये सहारा मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान है, सहारा मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान है। जबकि एक बात ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान का अल अजीजिया, ये देखिए ये अल अजीजिया है, पाकिस्तान की मैं बात करूं, ये तो अल अजीजिया किसका है, अफ्रीका का है, अफ्रीका मरुस्थल का, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अल अजीजिया तो कहा है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसका यानी सहारा मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान है। जबकि पाकिस्तान की मैं बात करूँ यानी एशिया की मैं बात करूँ, पाकिस्तान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, यानी एशिया का सबसे गर्म स्थान, या मैं ये भी कह सकता हूँ विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा, एशिया में है। और एशिया में कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो पाकिस्तान में जो है यानी एशिया का सबसे गर्म स्थान या पाकिस्तान का सबसे गर्म स्थान या फिर विश्व का सबसे गर्म स्थान, जेके को बाद है, जेके को बाद, ये जेके को बाद है, ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान है तो एशिया का और पाकिस्तान का तो सबसे गर्म है ही है। ठीक है, तो जेके को बाद विश्व का सबसे गर्म स्थान है। जबकि अल अजीजिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान तो है ही है, सहारा मरुस्थल का सबसे गर्म स्थान भी है और ये विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान भी है, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान भी
है। ठीक है, तो ये बात थी सारा मरुस्थल की। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए आप उत्तरी भाग में, ठीक है, लगभग 16 देशों में विस्तृत है। ठीक है, नदी ध्यान रखेंगे, इसके झील ध्यान रखेंगे, गर्म स्थान ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसके दक्षिण भाग में, मैं चलो आगे बात कर लेता हूँ, इसमें हटा दो इसको। ठीक है, और बात करते हैं। यहाँ देखिए आप, इसमें यहाँ बात करते हैं। यहाँ जो मरुस्थल है नामीबिया और बोत्सवाना देश में, और नामीबिया मरुस्थल है। और दक्षिण अफ्रीका देश में यहाँ पर जो मरुस्थल है उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, कि कालाहारी मरुस्थल क्यों प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सर शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध, शुतुरमुर्ग पक्षी के लिए शुतुरमुर्ग, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग के लिए पक्षी प्रसिद्ध है। ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, जबकि दक्षिण अफ्रीका एक देश है। ये नामीबिया और बोत्सवाना में पड़ता है, ये भी मरुस्थल है। तो 3 मरुस्थल तो कहाँ आ गए, अफ्रीका महाद्वीप में। ये क्यों प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध मैंने बता दिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए और क्या ध्यान रखेंगे, चलो आगे बात करते हैं। देखिए आप, सऊदी अरब का मरुस्थल है, अरब मरुस्थल, दस्त ए काबिर, दस्त ए लूट। पहले मैं दस्त ए लूट की बात करता हूँ। दस्त ए लूट ये कहाँ है, ईरान में है। दस्त ए काबिर ये भी कहाँ है, ईरान में है। ठीक है, और काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है। ये कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में, अशखाबाद, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, ये 4 मरुस्थल की बात करूँ मैं, एशिया में ही है। तो काराकुम मरुस्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे तुर्कमेनिस्तान में स्थित है सर। ठीक है, अरब मरुस्थल देखिए आप ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा गोबी नहीं है, गोबी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है वर्तमान में। ठीक है, ये ईरान में लवणता के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक लवणता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ईरान, काबिर मरुस्थल कहाँ है, ईरान में। और दस्त एक लूट कहाँ है, ये भी ईरान में। काराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है, देख गिब्सन मरुस्थल और तमामी मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल, देखिए आप गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया, तनामी, ये सब मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे सर विक्टोरिया मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे विक्टोरिया मरुस्थल है। और ऑस्ट्रेलिया के भी कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। और इसी पश्चिम भाग में कालगुडी और कालगुडी और कुलगाड़ी 2 सोने की विश्व प्रसिद्ध खान भी पाई जाती है इसी पश्चिम भाग में, इसी विक्टोरिया मरुस्थल में। कालगुडी और कुलगाड़ी विश्व की प्रसिद्ध खान है। विश्व की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है, कालगुडी और कुलगाड़ी है। जोहान्सबर्ग की खान कहाँ स्थित है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग यानी मरुस्थलों में भी खनिज पाए जाते हैं। देखिए राजस्थान में देख लीजिए आप, पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, तो कालगुडी और कुलगाड़ी विश्व प्रसिद्ध खान है, ये आप ध्यान रखेंगे। कहाँ स्थित है, विक्टोरिया मरुस्थल में। विक्टोरिया, गिब्सन और तमामी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से बड़ा कौन सा है, विक्टोरिया है। जबकि विक्टोरिया झील कहाँ किसकी बड़ी है, तो अफ्रीका महाद्वीप के, वो विक्टोरिया मरुस्थल है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे किसमें, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, अब देखिए एक गोबी का मरुस्थल है। मैं आगे बात करता हूँ और मरुस्थलों की। ये देखिए आप, गोबी मरुस्थल, ये गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है,
तो आप बताएंगे सर गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। चीन प्लस मंगोलिया, चीन और मंगोलिया, यही है चीन और मंगोलिया में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है। ठीक है, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में, मुख्य रूप से मंगोलिया में। अगर एक एक ऑप्शन है तो आप बताएंगे मंगोलिया में, दो दो के जोड़े हैं तब आप बताएंगे चीन और मंगोलिया में। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अभी यहीं पर देखिए आप तकला-माकन मरुस्थल की बात करूँ मैं। तकला-माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला-माकन, तो ये तकला-माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है। तकला-माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइबेरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल में सबसे बड़ा यही है, साइबेरियन मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। साइबेरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। ये ठंडा मरुस्थल है। ये भी कैसा? शीतोष्ण, वो भी शीतोष्ण। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इतनी बात रखेंगे। और ये क्या है? यूरोप है। ये क्या है? यूरोप है। यह मरुस्थल नहीं है, यह मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में सर और क्या ध्यान रखना है? देखिए आप और ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखिए। मैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं उनको डिटेल से बता रहा हूँ, बाकी आप इतना ध्यान। तकला-माकन कहाँ स्थित है? गोबी कहाँ स्थित है? ठीक है, साइबेरियन कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप बताएंगे अरब का मरुस्थल है, ये एशिया, अरब का मरुस्थल है। एशिया का दूसरा बड़ा कौन सा है? ये दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-काबिर, काराको मरुस्थल। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, नामीबिया मरुस्थल है। यहाँ कौन सा था? गोबी का मरुस्थल है। यहाँ कौन सा था? सहारा मरुस्थल। ध्यान रखना है, ये सिस्टम है। ठीक, अब आप ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक मरुस्थल मैं यहाँ बता रहा हूँ, अर्जेंटीना और चिली में एक मरुस्थल है। ये देखिए आप, इस मरुस्थल का नाम है अट्टाकामा मरुस्थल। क्या नाम है? अट्टाकामा मरुस्थल है। ठीक है, ये अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये चिली और अर्जेंटीना में है। कहाँ स्थित है? चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। चिली की राजधानी कौन सी है? सेंटियागो है। और अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयरस है। ठीक है, ये मरुस्थल सर क्यों प्रसिद्ध है? ये मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे सर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल वो अट्टाकामा मरुस्थल है। अब विश्व का सबसे शुष्क स्थान भी चिली में ही है, उसका नाम क्या है? अरिका है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अरिका। वो भी कहाँ पड़ता है? चिली में पड़ता है। चिली में विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अरिका, वो चिली में पड़ता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा? लेह लद्दाख है, वो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और राजस्थान की मैं बात करूँ, उसका सबसे शुष्क स्थान कौन सा? फलोदी है, जो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो अरिका विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा? अट्टाकामा। चिली और अर्जेंटीना देश पर है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए आप एक बात ध्यान रखिए सर, ये विश्व का सबसे शुष्क होने का कारण क्या है? देखिए यहाँ पर हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। कौन सी? पेरू की ठंडी धाराएं, जिसे हम हम्बोल्ट की ठंडी धारा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, उसे हम कौन से कहते हैं? पेरू की ठंडी धारा, पेरू या हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धाराओं के कारण यहाँ की वनस्पति क्या होगी? नष्ट होगी। ठीक है, तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल बन गया, उसका नाम क्या है? अट्टाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अट्टाकामा मरुस्थल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कौन से महाद्वीप में है? ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। इसके पश्चिम भाग में कौन सा महासागर है? तो यहाँ जो महासागर है, उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में एक धारा चलती है, ठंडी धाराएं, उस धारा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धाराएं इसके कारण है। ठीक, और अब आप बताएंगे मैक्सिको देश में विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कौन करता है? मैक्सिको देश करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है मैक्सिको देश, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी के भंडार कहाँ स्थित है? तो चांदी के विश्व में सबसे भंडार कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर चिली में।
ठीक है। चांदी के भंडार चिली में, जबकि ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? मैक्सिको करता है। और इसी मैक्सिको देश से, देखिए इसी मैक्सिको देश और यूएसए में यहाँ पर जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है सोनारल मरुस्थल। सोनारल मरुस्थल, ये देखिए आप सोनारल मरुस्थल, ये कहाँ स्थित है? मैक्सिको देश से और यूएसए में स्थित है। ठीक है, मैक्सिको, ये यूएसए, ठीक है, और ये कौन सा है? मैक्सिको। ठीक है, ये मैक्सिको है और यहीं पर मैक्सिको की खाड़ी है जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो सोनारा मरुस्थल के ध्यान रखेंगे। ये कौन सा मरुस्थल? दोनों में एक एक मरुस्थल ध्यान रखेंगे। अफ्रीका में मैंने कितने मरुस्थल बताए? 3। कौन कौन सा? गोबी, ठीक, सॉरी, कालाहारी या नामीबिया, ठीक है, ये सहारा, 3 बताए। 3 मैंने यहाँ बताए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 3 मैंने यहाँ बता दिए, ये ध्यान रखेंगे। 3 ही मैंने कहाँ बताए? ऑस्ट्रेलिया में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मरुस्थल ध्यान रखेंगे। मैंने इनकी विशेषताओं की बात भी की है, मैंने इनकी विशेषताओं की बात भी की कि कौन सा मरुस्थल की क्या विशेषता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कौन सा है? ये देखिए आप। अब बात करें, ये देखिए आप, ये भारत है और यहीं पर आपका कौन सा मरुस्थल था? ये देखिए आप, यहीं पर आपका कौन सा मरुस्थल था? ये था वो कौन सा मरुस्थल? सहारा, ओ सॉरी, कौन सा मरुस्थल था? तो आप बताएंगे सर थार का मरुस्थल था। यही मरुस्थल कौन सा था? थार का मरुस्थल था। इस हिसाब से, और कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल नहीं है? तो आप यूरोप बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई हुई। ठीक है, तो अब देखिए आप, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए मैं क्या बता रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि सर देखिए आप कि जो थार का मरुस्थल है, ये जो थार का मरुस्थल है कि किसका भाग माना जाता है? थार के मरुस्थल की बात नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पर इन खाड़ी देशों में जो भी मरुस्थल है, इन खाड़ी देशों में मरुस्थल है, ये सब किसके भाग है? सहारा मरुस्थल के भाग। देखिए ये बात, देखिए आप, ठीक। अब देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो मरुस्थल है, सारे मरुस्थल, इनकी बात मैं करता हूँ। देखिए आप, ये देखिए आप, यहां से ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, ये हो गया थार। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए इस भाग में जो भी मरुस्थलों की बात हुई है, ये भाग, इस भाग में, ठीक है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये क्या है? सहारा मरुस्थल है। ये क्या है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये थार मरुस्थल है और ये है खाड़ी मरुस्थल, खाड़ी देशों के मरुस्थल, खाड़ी देशों के मरुस्थल। ठीक, अब ये सारे मरुस्थल आपस में जुड़े हुए थे कालांतर में। ठीक है, फिर धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ, ये जो भाग है वर्तमान में ये सीमित रह गया, ये जो सारा मरुस्थल आपका अलग हो गया। ठीक है, खाड़ी देशों के मरुस्थल अलग हो गए। ठीक है, और सारा मरुस्थल अलग हो गया। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, ये सब मरुस्थल किसके भाग है? सारा मरुस्थल के पूर्वी भाग माना जाता है। तो सारा मरुस्थल का विस्तार यहाँ तक है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक सारा मरुस्थल का ही पूर्वी भाग माना जाता है खाड़ी देशों में। और इन खाड़ी देशों में, यहाँ पर देखिए आप, इसी खाड़ी देशों में इन मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? कबीर के नाम से भी जाना जाता है, कबीर के नाम से, कबीर। इन खाड़ी देशों में इन मरुस्थलों को कबीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, खाड़ी देशों में इस मरुस्थल के विस्तार को क्या कहते हैं? कबीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेंटर, यहाँ इनको, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वेंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? मरुस्थलों को। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ एक मरुस्थल है, वो मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ये देखिए आप, यहाँ कौन से देश? खाड़ी देश के मरुस्थल आ गए, यहाँ कौन सा आ गया? सहारा मरुस्थल आ गया, सॉरी थार का मरुस्थल आ गया। ठीक है, अब ये अलग हुए कैसे? एक तो देखिए प्राकृतिक रूप से ये अलग हुए हैं। ठीक है, एक तो प्राकृतिक रूप से अलग हो गए। देखिए आप, ये प्राकृतिक रूप से अलग होने का कारण क्या है? ये तो क्या है? लाल सागर है। देखिए आप, लाल सागर। ठीक है, ये कौन सा है? लाल सागर। प्राकृतिक रूप से होने का कारण अलग क्या है? लाल सागर है। ये क्या है? फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है।
ठीक है। और ये क्या है, भूमध्य सागर है। ये क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है। अब इनको क्या कर दिया, आपस में जोड़ने से भी प्राकृतिक सीमा के आधार पर भी ये कह सकते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर सवेज नहर से, इन दोनों को जोड़ दिया सवेज नहर से, ठीक है। और इन दोनों यहाँ पर इस भाग को, ये क्या है, अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर वाले भाग को और लाल सागर को जोड़ दिया यहाँ पर बाबुल मंडल से, बाबुल मंडल जल संधि से जोड़ दिया, बाबुल मंडल जल संधि से। तो देखिए आप यहाँ का जल यहाँ आ गया, भूमध्य सागर का सवेज नहर के द्वारा कहाँ आ गया, लाल सागर में, और लाल सागर का बाबुल मंडल के द्वारा कहाँ आ गया, अरब सागर में आ गया, ठीक है, या दम की खाड़ी में आ गया। फिर फारस की खाड़ी का पानी आ गया अरब सागर में, या आप कह सकते हैं ओमान की खाड़ी में आ गया। यहाँ कौन सी जल संधि है, हार्बू जल संधि है। कौन सी है, हार्बू जल संधि है, ठीक है। इस हिसाब से इन जलों को आपस में जोड़ दिया है। ये भूखंड, ये जो मरुस्थल इधर वाले अलग रह गए, यहाँ वाले मरुस्थल अलग हो गए और यहाँ वाले मरुस्थल अलग हो गए। इनका कारण मैंने बता दिया कि ये अलग अलग होने का कारण क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो बाबुल मंडल को जो जलसंधि, उसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो इस जलसंधि, हम विश्व की जलसंधि पढ़ेंगे तब मैं डिटेल से बताऊंगा जलसंधियों को। फिलहाल इसका कारण क्या है मैंने बता दिया। देखो यहाँ पर जल जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का पानी इसमें आ गया जिब्राल्टर जल संधि से। तो अटलांटिक महासागर का पानी जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर में आ गया, और भूमध्य सागर का पानी सवेज नहर से लाल सागर में आ गया, और लाल सागर का पानी बाबुल मंडल से अरब सागर में आ गया, ठीक है। और अरब सागर का पानी हार्बू जल संधि से कहाँ है, फारस की खाड़ी में। ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप खुद देख लीजिए, ये प्राकृतिक सीमा अलग हो गई और ये प्राकृतिक सीमा अलग हो गई, ठीक है। तो लेकिन थे किसके भाग, ये सारा मरुस्थल के पूर्वी भाग माने जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो मरुस्थल, उम्मीद करता हूँ आप विश्व के मरुस्थल आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए आप, हमने क्या क्या देख लिया। देखिए मरुस्थल की बात कर रहे थे। मरुस्थल में मैंने भारत के संदर्भ में मरुस्थल बता दिया, थार के मरुस्थल की विशेषता बता दी, ठीक है, ठीक है। थार के मरुस्थल, और मरुस्थल का निर्माण कहाँ होता है वो बता दिया, मरुस्थल का विस्तार कहाँ होता है वो बता दिया, ठीक है। और विश्व के संदर्भ में मरुस्थल बता दिए, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, विश्व के संदर्भ में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होंगी। आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी भाग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे।